Hello guys, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 8 for magnetic effect of current. और बस एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, ये महासंग्राम होने वाला है। दोनों लेक्चर को मिलाकर जब आप कर लोगे तो पोर्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। चाहे बोर्ड बना लो, चाहे कंपटीशन, दोनों पर आपकी कमांड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी है ये लेक्चर नंबर 8 और इसके बाद आपको मिलेगा 8.2, दैट मीन्स 8.B, ठीक है ना। नाउ तो एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, अभी इस लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें डेप्थ में कराऊंगा, ठीक है भाई। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे बस 5-7 मिनट के अंदर पूरी चीज समझ में आ जाए, तो YouTube पे सर्च करना अभिषेक साहू प्रो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहां पर जितने भी वीडियोस आपको मिल जाएं वो आपकी क्रैश कोर्स के लिए हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं कि जब आप एग्जाम टाइम पे जाओगे ना तो आपको छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम होगी और छोटी चीजों के लिए आप 1 घंटे का लेक्चर देखना पसंद नहीं करोगे, और मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियोस पर देखें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो आपकी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल बनाया अभिषेक साहू प्रो। तो जो स्टूडेंट इसको आज 28 जून है, ठीक है, तो 28 जून के बाद इसको देखेंगे, इसके उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो बस एक ही बात कहूंगा, जाओ और चैनल अभिषेक साहू प्रो को यूट्यूब पर सर्च करो और उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ जितने वीडियोस वहां पर आए उन सबको देख डालना, क्योंकि जरूरी, बहुत जरूरी और बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी हेडिंग बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर, ठीक है ना। चलिए भाई, बोला सर सर्कुलर कॉइल बोलने की क्या जरूरत है, तो आपकी कॉइल स्क्वायर शेप में भी तो हो सकती है। मान लो मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि मैंने इसको इस तरह से लगा दिया भाई, ये ओवल शेप में हो गई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, तो इसलिए हमने सर्कुलर कॉइल बोल के उसको और धन्य कर दिया, ठीक है ना। पॉइंट हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आज हम निकालने वाले हैं। किन चीजों के लिए निकालेंगे, तो याद रखना, जो आपकी कॉइल है, ठीक है, उसके सेंटर पर, कॉइल के एक्सिस पर, इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई भी कर्व्ड पोर्शन है तो उस कर्व्ड पोर्शन के कारण, चाहे वो 1 हो, 2 हो, घुमा के दिया हो, टेढ़ा करके दे दिया हो, उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, और काफी सारे वेरिएशन वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये एक कॉइल हो गई, मेरे पास ये एक कॉइल हो गई और इस कॉइल का हो गया एक सेंटर, ठीक है। नाउ तो देखो, मैंने कहा ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही, तो इसको एक अच्छे से कॉइल बना लेते हैं, ठीक है, जो कि गोल गोल पानी दिखना चाहिए, जैसे ये कॉइल है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक। नाउ अब मान लो कि मैंने कहा करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो चलो, यहां से करंट आया होगा, यहां से करंट चला गया। बोला सर ये जगह खाली है क्या? नहीं, ये जगह खाली नहीं है, आप इसको डैश 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 करके रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। मतलब जब हम वायर की घड़ी कर लेते हैं ना, तो इस तरह से एक वायर का एंड यहां निकला है और एक वायर का एंड यहां निकला है, ठीक है। तो आई करंट यहां से एंटर करता है और आई करंट यहां से वायर को घूमते हुए बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो, अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है बनेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितनी बनेगी ये हमें बताना है सर, ठीक है। चलिए, तो देखिए सिंपल सी बात, मैंने कहा यहां पर जो है आपका करंट फ्लो रहा ऊपर की साइड, तो राइट हैंड थंब रूल से ये वाले एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की साइड होगी, ये वाले एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की साइड, इसी तरह से ये वाले एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से। अगर मैं बनाऊंगा इसको तो अंदर की साइड, तो इसी तरह से हमने सबसे देखा और पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। कहां? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट मींस अंदर की साइड है, क्लियर है, ठीक है, इनटू द बोर्ड। तो हमने क्या पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो ये रहा मेरे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट जो कि है डीएल वेक्टर। क्या है? डीएल वेक्टर, क्लियर। करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम दिया डीएल वेक्टर। यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखने का हमारे पास तरीका यही होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या हो जाता है भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, तो आई डीएल आर साइन थीटा
अपॉन आर क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोला सर ये स्टेप दिखाने की जरूरत थी, डायरेक्ट लिख देते। ये हमने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये दोबारा से पता पड़ जाए कि जो एंगल थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है। ये जो एंगल थीटा है हमेशा रखना, ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। आर को बोला सर वेक्टर कब से लिखने लगे, तो जब हम रेडियस को या डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना, मतलब समझ गए कि अगर मैं रेडियस को पोजीशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है ना, चलिए तो देखो यहां पर अगर मैं क्या बोलूंगा कि डीएल वेक्टर आपका मतलब एलिमेंट है आपका ऐसे में, ठीक है, और रेडियस है आपकी ऐसे, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसी तरह से ऊपर देखो ये देखो आपका ये डीएल रहा और रेडियस आपकी ये रही नीचे की साइड, तो क्या बोलोगे कि ये आपका एंगल कितना है, बोलो 90 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आई भी चल रहा है कि हाँ जी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका आइडियल साइन 90। कितना हो जाएगा, आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है तेरी बात, क्लियर है। तो ये जो है हमारा डीएल निकल के डीबी निकल के आ गया, सॉरी आई लिख दिया तो दोबारा से लिखना। तो डीबी निकल के आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सभी डीबी का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं, डीबी मतलब डीएल के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। सारी चीजें तो कॉमन कांस्टेंट है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो बस ये डीएल करके एल हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहां पर एक छोटा डीएल, ये छोटा डीएल, ये छोटा डीएल, ये छोटा डीएल, ये छोटा डीएल, और सारे छोटे डीएल छोटा चेतन मिलकर के एक बड़ा चेतन बन जाएगा। किसी का नाम है क्या चेतन, ठीक है ना। तो ये आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा इस डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन होने के बाद अब देखो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए dB का इंटीग्रेशन होने के बाद b बच गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट डीएल का इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो हमें एक पूरी लेंथ, दैट मींस ये स्मॉल लेंथ है ना, हमें फुल लेंथ मिल जाएगी। फुल लेंथ का मतलब क्या है, एल, तो हम यहाँ पे एल लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर एल ना लिखते हुए हम ऐसा बोलते हैं कि जब रिंग की लेंथ की बात पूछी जाए तो इस कॉइल की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2 पाई आर, तो 2 पाई से ये कैंसिल होगा तो नीचे बचा 2, आर से ये चला गया तो नीचे बचा 2r ओनली। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स या फिर n टर्न्स, तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसमें बस n का इंटू हो जाएगा, तो आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये हो गया। क्लियर। इसके बाद एक चीज और देखो, ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आ गया, ये आपका डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला है। क्या है, डेरिवेशन का आपका फाइनल फॉर्मूला। आपको बता देना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही है, तो बोल देना अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू अभी यहां पर एक बहुत जरूरी बात रह गई है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, अंदर की साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये लिख दिया ना। एक चीज और, अब देखो यहां पर एक जरूरी बात आपको ये बतानी है कि ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा,
इसके बाद जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है कि अगर देखो ये डेरिवेशन आपको यहीं पे करना है, ये वाला जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ये डेरिवेशन में आपका नहीं है, ये वाला स्टेप जो मैं लिख रहा हूं ये डेरिवेशन में नहीं है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसके बिना न्यूमेरिकल्स में काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता कि b इज इक्वल टू, दोबारा से कह रहा हूं कि ये वाला जो स्टेप है आपको डेरिवेशन में नहीं लिखना, ठीक है। देखो म्यू नॉट आई अपॉन ये क्या चल रहा था मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर इनटू, अगर मैं सभी dl का अगर मैं इनटू कर देता तो क्या इंटीग्रेशन कर देता तो मुझे l मिल जाता। तो अगर मैं इसको L लिख देता तो ये नीचे मेरा 4 पाई आर स्क्वायर वगैरह कैंसिल नहीं हो पाता, तो सर नहीं हो पाता। अगर कैंसिल नहीं हो पाता तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही बन जाता, बोला बन जाता। तो याद रखो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला मेरे पास ये रहा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और एक फॉर्मूला ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो आपका चलना है, अगर आप इस एल की जगह 2 पाई आर लिखते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाद तो 2 पाई आर से ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचता 2r, और अगर आप l की जगह dl की जगह l लिखते हो तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। बात समझ गए? तो कमेंट करके बताना आप इस वीडियो को कितने बजे देख रहे हो। बोला सर नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना भी बोलो सर, कमेंट नहीं कर सकते हम, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट में डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, बोला सर आपने आज क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब ये रहा सर, ठीक है ना। तो बाकी लिखते रहा करो, अच्छा लगता है भाई, करके देखो अच्छा लगता है, ठीक है ना। हटा दें इसको, बोला सर आपने बिना पूछे हटा दिया, तो चलो अब इतना नोट करना चाहो तो प्लीज को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है ना। हटा देते हैं इसको और हेडिंग बनाओ, नई हेडिंग बनाओ फास्ट। चलिए वेट, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, चाय वाय पीना हो, पानी, चाय पीते हैं क्या लोग? मतलब बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा हमने। आप लोग चाय पीते हो? पीना नहीं चाहिए, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके जगह कुछ भी पियो, पानी पियो, मदरा पान करो, ठीक है, लेकिन चाय कम करो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप हेडिंग बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस ऑफ, ठीक है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली सेंटर पे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस पर, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस पर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को समझना है, और आपको वो चीज भी समझाऊंगा जिस एंगल वाले पोर्शन में जहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आप नहीं होगे, मेरा इतना विश्वास आप मान के चलना, ठीक है। देखो मैंने कहा ये मेरे पास एक कॉइल है जो मैंने इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। इस तरह से मतलब कैसे कि लेट्स से मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, ये वाले पोर्शन को देखना, ये कॉइल है, ये देखो बोला सर ये नीचे लटक रहा है, इसको मत देखो ध्यान से, ये कॉइल है मेरे पास, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा, अरे भैया तू देख 1 सेकेंड, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा ना कुछ इस तरह से, तो मैंने ये यहां पे बना दिया। नाउ देखो ये रही इसकी एक्सिस, ठीक है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये छोटा सा है, ये बहुत शानदार है, ये रही इसकी एक्सिस, ये रही इसकी एक्सिस, 1 सेकेंड, ये इसकी एक्सिस है, टेढ़ी को भाग रही है ये, वेट वेट वेट, अरे तुम्हारे वाले हो जाए, देखो ये, ठीक है। नाउ ये आपके पास ये कॉइल है, इसकी एक्सिस है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ये मुझे इस पॉइंट पे, यानी कि आप ऐसा मान लो इसके पेन के पॉइंट पे, निप पे मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि यहां पर करंट फ्लो हुआ कुछ इस तरह से, और ये करंट लौट के आया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, क्लियर है। मैंने कहा करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई यहां पर, इसके कारण से, इस डीएल के कारण से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, डीएल ये रहा, और ये भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसको हम नाम दे दिया डीएल वेक्टर, और ये भी हो गया आपके पास डीएल वेक्टर, क्लियर है। अब जरा सोचने की कोशिश करना कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने कहा कि इस डीएल कारण, देखो ये रही आपके पास ये आपके पास कॉइल, ठीक है, ये आपके पास कॉइल, इस कॉइल के कारण इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये वाले पोर्शन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैंने कहा इसके कारण से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो रही, ये है डीएल है ना, बहुत छोटा सा एलिमेंट, तो ये हो गई डीबी, दैट इज डीबी वेक्टर, ठीक है। ये वाले पॉइंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी
ये हो गई आपके पास दूसरी डीबी वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत छोटी छोटी चीजें समझनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें समझनी है। देखो मैंने कहा ये वाला एंगल हो गया फाई, ठीक है, लेट्स से उसको नाम दे देते हैं ए, इसको मैं नाम दे दिया आर, और ये हो गया मेरे पास एस। क्लियर है? देखो देखना ध्यान से, बहुत सारी जगह पर आपको ये जो नोमेनक्लेचर है ये अलग अलग मिलेगा, जिससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी अलग अलग आ जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये एंगल पाई है, ठीक, तो मैंने कहा ये डीबी वेक्टर है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि वर्टिकल है और एक ये वाला कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है। अगर ये एंगल फाई है तो बाय ज्योमेट्री मैं इसको फाई प्रूव कर सकता हूं। बोला सर ये कौन सी बात हुई, करके दिखाना पड़ेगा हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इतने पोर्शन को देखो तो मैं आपको इसमें कुछ बता सकता हूं। मैंने कहा ये एक लाइन गई, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको ये क्लियर हो गया, और ये एक लाइन है। ठीक है ना, ये आपकी ये एक्सिस है, ये एंगल बन रहा है फाई। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये टोटल एंगल कितना है यहां से लेके यहां तक, इसी को देख लो, इसी को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है, देख पा रहे हो, ये अगर एंगल फाई है, ये टोटल एंगल कितना बोला 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सर क्लियर है, क्लियर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, इसको हटा दूं, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, इसको भी हटा दिया लो मैंने, ठीक है, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं ये एंगल कितना है, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, कितना एंगल है ये 90, ये एंगल कितना है देखो, अब मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, बस मैं ये देख रहा हूं कि ये एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस फाई है तो ये कितना हो जाएगा फाई। दैट्स व्हाई हम प्रूव कर सकते हैं बाय ज्योमेट्री के ये वाला एंगल भी फाई है। बोला सर क्लियर, 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 चलिए ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला एंगल, ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया डीबी कॉस फाई, क्योंकि ये इसके साथ एंगल बन रहा है, और ये वाला हो गया डीबी साइन फाई। तो एक आपको एंगल वाली चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसमें दूसरा एंगल और बच्चों को परेशान करता है, ये भी देख लो। तो मैं सिमिलरली नीचे वाले को भी डीबी कॉस फाई, ठीक है, ये डीबी वेक्टर है ना, चलिए, और इसको डीबी साइन फाई ऐसा लिख सकता हूं, ठीक। ये एंगल है फाई, इसके बाद एक एंगल और आता है जो होता है एंगल थीटा, ठीक है। नाउ देखना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि B इज इक्वल टू, इसके कारण से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डीबी कॉस फाई जो कंपोनेंट होगी वो हमेशा कैंसिल होते रहेंगे, ठीक है। जबकि डीबी साइन फाई का होता रहेगा आपका इंटीग्रेशन, होगा या नहीं होगा, समझ गए ना। तो मतलब जो सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पर कितनी बनेगी, डीबी साइन फाई। तो मैंने आपसे ऐसा बोला कि B इज इक्वल टू डीबी साइन फाई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, डीबी साइन फाई का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ तो B इज इक्वल टू डीबी साइन फाई। तो ये जो डीबी लिखा है ये क्या है कि डीएल के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं डीएल कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं बहुत पहले। डीबी इज इक्वल टू, मतलब इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है डीबी की तो मुझे डीबी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बोले। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहां पर है थीटा, इसको तो ध्यान ही मत दो, इसमें तो हमें वैल्यू पुट करनी है। तो अगर इसमें डीबी आ रहा है तो मैंने उस डीबी की वैल्यू निकाल लेनी है बस। अब देखो मुझे पता है कि डीबी इज द एंगल बिटवीन डीबी इज द एंगल बिटवीन डीएल और डीएल से बनने वाली डिस्टेंस। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि इसको नाम दे देता हूं यहां पे आर, और ये हो गई मेरे पास एस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा ये रहा डीएल, हमेशा याद रखना कि डीएल ये रहा, जैसे मान लो ये है छोटा सा करंट एलिमेंट, ये डीएल, और ये है आपके पास आर, ये है देखो डीएल, और ये है आपके पास ये जो पेन है ये है आपके पास आर, ठीक है। तो अगर इसका नाम एस होता तो एंगल हमेशा डीएल वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में होता, ठीक है। अगर यहां पे इसका नाम एक्स होता तो एंगल डीएल वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच में होता। बात समझ गए? तो मतलब आर पे ही मत अटके रहना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने करेक्शन कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, तो मुझे क्या करना है, अब आपको एक पॉइंट समझना है कि यहां पर हम थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं जरा देखो। मैंने कहा आपसे कि ये रही मेरे पास कॉइल जो कि कुछ इस तरह से है, ये मेरे पास कॉइल है,
ये रही मेरे पास कॉइल इस तरह से। अब डीएल वेक्टर कहाँ है, मतलब ये रहा डीएल वेक्टर इस तरह से, ये रहा मेरे पास डीएल वेक्टर, ये रहा यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये रहा यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये रहा यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये रहा मेरे पास एक डीएल वेक्टर, और इस डीएल वेक्टर से ये रही मेरे पास कॉइल, ये रही मेरे पास कॉइल, ये रहा डीएल वेक्टर, और यहां से ये रहा मेरे पास आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या रहा मेरे पास आर वेक्टर, ये देखो आर वेक्टर, मतलब कुछ इस तरह से है ना। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये रहा मेरे पास यहाँ पे डीएल वेक्टर और ये रहा मेरे पास आर वेक्टर, मतलब जो डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि एंगल इनके बीच में कितना बनता है। तो चलो पहली चीज, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनको लगता है कि एंगल बन रहा है टेढ़ा तो कुछ और एंगल होना चाहिए। जैसे मान लो ये जो है ना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल फाई, ये एंगल फाई है एस के साथ और आपका आर के साथ। ठीक है, फाई दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो डीएल वेक्टर कहां है, आप जरा सोच कर देखो, डीएल कहां होगा, ये रहा डीएल। ठीक है, और आर कहां है, ये रहा। तो अब देखो केवल आपको ऊपर वाले पोर्शन पे फोकस करना है बस यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ये रहा डीएल। ठीक, अब ये रहा मेरे पास आर। अब बताना डीएल और आर के बीच में एंगल 90, चाहिए सीधा रखा है, बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल 90 कहां कहां देखना है, यहां देखो और यहां देखो। डीएल और आर के बीच में एंगल 90, देखो डीएल और आर के बीच में एंगल 90, ऐसे घुमा दूं तब भी 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 90। मतलब 90 एंगल किस किस के बीच में है, 90 एंगल है इसके बीच में। मान लो मेरे पास ये रही कॉइल, ये रही कॉइल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने सर ऐसे रखा हुआ है इसको, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कॉइल को रखा हुआ है ऐसे, तो आप बोलो सर एंगल देखोगे, बोला ये 90 कैसे बन सकता है। मान लो अगर मैंने इस पेन को ऐसे रख दिया तो आपको लगेगा ये एंगल 90 कैसे बन सकता है, ये 90 है। जरा इसके पास में देखना, किस किस के बीच में चेक करना है आपको। ये देखो ना, मैंने कहा ये ऐसे रखा हुआ है, क्या ये 90 नहीं लग रहा आपको, लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, बताओ 90 लग रहा है, लग रहा है। मैं इसको ऐसे घुमा दूं, 90 लग रहा है। कहां कहां देखना है, पेन टेढ़ी हो रही है मत देखो, ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल। मैं इसको ऐसे घुमा दूं, 90 लग रहा है, बोला है, ठीक है ना। ऐसे कर दूं, 90 है, 90 है, 90 है। बात समझ गए। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, कहना ये चाहता हूं कि जो थीटा है ना, थीटा एंगल है आपका डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। तो अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तब भी मेरी फिंगर ये और ये इसके बीच में एंगल 90 है, ऐसे रख रहा हूं तब भी एंगल 90 है, ऐसे रख रहा हूं तब भी एंगल 90 है, ऐसे रख रहा हूं तब भी एंगल देखो 90 है, 90। मतलब ये जो पेन टेढ़ी हो रही है ना, तो ये फाई बना रही है, ठीक है, जबकि डीएल और आर के साथ एंगल बन रहा है हमेशा 90। तो हमेशा आपको ये चीज नोट करनी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे dB इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे हो गया DL sin 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा दैट dB, अच्छा dB इज इक्वल टू ये आपका म्यू नॉट आई DL साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में आ गया ये आपका आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चल रहा है, ठीक है ना। तो बस इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सारे स्टेप को सीक्वेंस से लिखना। B इज इक्वल टू ने कहा म्यू नॉट आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आपका आर स्क्वायर, ऊपर है DL, इसके बाद साइन पाई की वैल्यू और निकाल लेते हैं, मतलब हमने dB की वैल्यू तो निकाल ली, अब साइन पाई की वैल्यू निकाल लो। तो साइन पाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो मैंने कहा आपसे पाई को देखना है ना, एंगल आपका पाई ये रहा आपका 90 डिग्री, रेडियस ए है इसकी, ये रहा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो साइन पाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास a, हाइपोटेन्यूस क्या है r। तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a अपॉन r, क्या हो जाएगा a अपॉन r। तो बस इन्हीं फॉर्मूलेज को मुझे पुट करना है, ठीक है। तो उठा करके इनको मैं सबको पुट कर दूंगा, प्लेस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, प्लेस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्लियर है। देखो b इज इक्वल टू dB का इंटीग्रेशन किया तो मुझे समझ में आ गया, बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये dB की वैल्यू हो गई, साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन आर, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और i भी है ऊपर, a भी है ऊपर, और नीचे है r क्यूब। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा DL का।
तो सारे डीएल डीएल को इकट्ठा करके क्या मिलेगा मुझे 2 पाई इंटू रेडियस, क्या मिलेगा 2 पाई इंटू रेडियस। तो b इज इक्वल टू मैंने यहां पे लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ऊपर लिखा है a आपका और 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस है मतलब a, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आपका जो है ये नीचे है 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 2 आर क्यूब, ऊपर है a स्क्वायर, ठीक है। हमें इस आर क्यूब को कन्वर्ट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से बाय पीजीटी, अगर मैं पीजीटी अप्लाई करूं तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू दैट मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से आर, ओहो देखो ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से आर की जो वैल्यू है वो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2, ये स्क्वायर हट के यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। एक बार कैमरे को चेक करते हैं, कैमरे को चेक करते हैं, हाँ सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या करें, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करते हैं, बोला सर बड़ा हो रहा है, हाँ बड़ा तो है, लेकिन आप जरा से स्टेप्स को देखोगे तो आपको एकदम सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो आर की वैल्यू पुट कर देनी है बस इस फॉर्मूले में, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, आर की वैल्यू क्या है, बोला ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर ये 3 लिखा था। अब इसकी अगर वैल्यू, अगर मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू। अब इसके पास लगा हुआ है क्यूब, इसका भी क्या है, बोला क्यूब है ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगी, बोला पावर का इंटू हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा ये हो जाएगी आपकी 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। देखो ये हो गई आपकी 3/2, ठीक है ना, मतलब आर क्यूब और आर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया, b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर है आपकी ये 3/2, और ऊपर दिया है आपका ए स्क्वायर, ऊपर दिया है आपका ए स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला। अच्छा वो डबल स्टेप लिख दिया मैंने, ऊपर दिया है आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइनल फॉर्मूला, क्लियर है। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि इफ लगा के हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जो आर है, अगर आपका जो आर है वो ए से बहुत छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, या फिर मैं ऐसे बोलूं जो एस है ये ए से बहुत छोटा है, तो हम एस को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर इससे ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारा जो ए बहुत छोटा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं चलो कि इफ रेडियस इज वेरी स्मॉल, इफ रेडियस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर आपकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस ए है, अगर ये बहुत ज्यादा छोटी है किससे, एस से, ठीक है, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। याद रखना जब हम ए को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमेशा इनटू में होता है ना, तो कभी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते, जब एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, केवल तभी उस टर्म को हटाते हैं, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 2, ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये आपका हो गया 2, एस स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एस क्यूब। तो जो आपका आंसर बचेगा वो हो जाएगा आपका 2s क्यूब, ठीक है ना, 2s क्यूब। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। आप इसको नोट करो फास्ट, उसके बाद इसको हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लो इसको फास्ट, नोट कर लो, हो गया। नाउ अब देखो इसी में अगर हम केसेस बनाने चाहें, अगर हम इसी में केसेस बनाने चाहें एक दो, तो बन सकते हैं आराम से। जैसे मान लो अगर मैंने कह दिया कि इसकी जो सेंटर पे निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर पे। अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा, मतलब ये मेरे पास मेन फॉर्मूला है। अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं देखता हूं कि सेंटर पर जो ए है, सेंटर पर जो ए है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, सेंटर पे जो एस है, एस जैसे जैसे मान लो हम सेंटर पे आएंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एस है, जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, ये एस छोटा हो जाएगा, ये एस छोटा हो जाएगा, ये एस छोटा हो जाएगा, और सेंटर पे आकर के जो एस है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, तो ये इस एस को हम 0 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो
जरा ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ जाएगा। अच्छा एक मिनट यहाँ पे पुट कर दें क्या, ऑन द सेंटर, तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर। सेंटर पे निकालोगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट, अच्छा 1 सेकेंड, म्यू नॉट आई, ए स्क्वायर लिखा रहेगा ऊपर। अगर मैं सेंटर पे निकाल रहा हूं तो एस मेरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचा नीचे ए। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहता हूं तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। क्लियर है, ये होगा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है ना, अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे बी वेक्टर लगा देना और यहाँ पे सिंपल लिख देना आई कैप। क्या लिख देना, आई कैप। आई कैप का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इसके जो कंपोनेंट है डीबी साइन पाई, डीबी साइन पाई कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई कैप। क्लियर है, ये मेरा वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। चलिए, तो ये मेरा हो गया। अब देखो यहाँ पर जरूरी बात ये है कि जो चैप्टर है, चलिए तो ये मेरा हो गया डेरिवेशन। मैं सोच रहा था कि आपको इसी टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल आज ही कराऊं। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना वर्क बहुत हो जाएगा, इसको अच्छे से लगाना, इससे पहले वाले को अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो एक पार्ट आपको शाम को मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको प्रैक्टिस करना, जिसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे। शाम को नहीं होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पर, आपको कल मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेक्चर अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको खुद का मन नहीं लगेगा सॉल्व करने में उसको। अगर बड़े लेक्चर्स आप आराम से डील कर सकते हो तो फिर कमेंट कर देना, उसके बाद हम जो है ना सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ भी जाता है हमारे पास, बोला सर 1 घंटे का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो छोटा कर देंगे इसको। ठीक है ना, तो अभी आप इसको नोट करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हेलो हेलो, चलिए तो हेलो हेलो, चलिए तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। चलिए तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी वीडियो के लिए इतना जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। चलिए तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो बस एक ही बात कहूंगा कि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना ज्यादा पॉसिबल होगा 1 घंटे के अंदर। उसके बाद अगर 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन रह जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस इस तरह से हमारी जर्नी चलती रहेगी और बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल्स का आपसे आज बोला था तो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, सो दैट इस वीडियो की टाइमिंग काफी ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर चलिए तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं।
न्यूमेरिकल्स का आपसे आज बोला था, तो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, सो दैट इस वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आता रहता है कि सर थोड़ा सा कोशिश करो कि वीडियो छोटी हो जाए, तो छोटी वीडियोज़ रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपको 1 घंटे की मिलेगी, ताकि आपके जितने ज़्यादा पॉसिबल न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होंगे वो आपके घंटे में हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर न्यूमेरिकल्स बचते हैं तो वो आपको अगली वीडियो में फिर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत जल्दी खत्म करा देंगे आपका, मतलब आप ऐसे बोलें 5 से 6 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर पहुंचेंगे मैग्नेटिज्म पे और फिर आपको बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच।